Hi, hello everyone. This is the second part of chapter 10 Budgetary Control. Hope you enjoyed the first part too, and if not, then please watch part 1 first and then proceed to part 2. And also, this is the last part of this chapter, chapter 10. So, the first topic is prerequisites of effective budgetary control. मतलब इफ़ेक्टिव अगर बजटरी कंट्रोल तुमको इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसके लिए प्री रेक्विजिट्स मतलब कि कुछ चीज़ें चाहिए जो चाहिए ही चाहिए। तो उसका है जैसे फर्स्ट आपका वर्ड होगा सीरियस एटीट्यूड, जो कि जिसकी एक लाइन है अ सीरियस एटीट्यूड टू द सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सेकेंड इज़ टारगेट, टारगेट के लिए है रीजनेबल बजट टारगेट्स। देन उसके बाद है शॉर्ट के लिए है आपका फेयरली शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड्स होने चाहिए, टिपिकली अ मंथ, मतलब कि शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एनुअली रिपोर्टिंग आ रही है, नहीं। अगर शॉर्ट रिपोर्टिंग होगी तो क्या होगा, अगर बजट में कुछ नेसेसरी चेंजेस होंगे तो वो हम इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बजट हमारा बन गया और वो सालों साल चल रहा है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ टाइमली। सो टाइमली से है, अगर आप देखेंगे तो सेकेंड लास्ट पॉइंट टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट, मतलब जो एक्चुअल हो रहा है और जो बजट हो रहा है उसके बीच में अगर कुछ वेरिएंस आ रहा है, कुछ आपके प्लस माइनस आ रहे हैं, तो वो उसके लिए हम रिपोर्ट्स मांगेंगे और वो टाइमली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी एक साल बाद आ रही है, क्योंकि अगर वो टाइमली आएगी, सपोज़ अब एक मंथ में आएगी या फिर विद इन 2 वीक्स में आएंगी, तो उसको फिर हम चेंज कर पाएंगे, एक्चुअल को भी चेंज कर पाएंगे। बट अगर बजट्स ही गलत होंगे तो हम बजट्स को भी चेंज कर पाएंगे एज द केस में भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स होने चाहिए और होना चाहिए क्लियर डिमार्केशन। सो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एरियाज ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ये काम तेरा, ये काम मेरा, ठीक है। तभी हमारा जो बजट में कंट्रोल्स होंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। तो इसका निमोनिक मैंने ऐसे बनाया है, बबलू चमन, है ना। तो बी से बबलू, सी से चमन, बी सी। तो बी सी से आपको ये पता चल जाएगा कि बजटरी कंट्रोल का निमोनिक है, आपको ऐसे याद होगा, ठीक है। अब देखो प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव बजट, अभी मेरे निमोनिक पे देखो, प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। तो मैंने इसका निमोनिक बनाया प्री रिक्विजिट्स ऑफ लड़की कैसे पटाए, बाय बी बबलू सी चमन, बी सी मतलब बी बजटरी सी कंट्रोल, ठीक है। तो इसका निमोनिक है, एक लड़का था जिसका सीरियस एटीट्यूड रहता था, उसको एक लड़की पसंद आई, उसका टारगेट था कि वो उसकी हो जाए। लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनती थी और टाइमली ट्यूशन आती थी, तो उसने क्लियर डिमार्केशन कर दी और बोला कि ये बंदी मेरी है। तो बेसिकली जो निमोनिक्स होते हैं ना, आपको कैसे याद करने हैं मैं एक बार दोबारा बताती हूँ इस वाली वीडियो में। जैसे देखो, आपने ये स्टोरी याद कर ली, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, थोड़ा सा कर लो इमेजिन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको ना, 5-6 टाइम्स तो पूरा निमोनिक याद करना है। उसके बाद क्या करना है, निमोनिक तो आप मन में पढ़ो, बट जो ये वर्ड्स है सीरियस एटीट्यूड, जो डिफरेंट कलर्स है, सीरियस एटीट्यूड, टारगेट, शॉर्ट, टाइमली, क्लियर डिमार्केशन, ये आपको 4 to 5 रीडिंग्स के बाद ये वर्ड्स याद होने चाहिए। मतलब ऐसे, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं, आप अपने मन में बोल सकते हैं, एक लड़का था जिसका ये फटाफट बोल दो, फिर ऐसे बोलो सीरियस एटीट्यूड, मतलब पहला वर्ड। फिर दूसरा रहता था, उसको एक लड़की पसंद आई थी, उसका टारगेट था कि, मतलब मेन वर्ड्स पे फोकस करना 7-8 रीडिंग्स के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जैसे टॉपिक तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, है ना, हिंदी में, मतलब आपको मीनिंग तो पता होगा ना क्या चीज़ है। तो फिर अभी इसके पॉइंट्स याद करने की कोशिश करना। जैसे सीरियस एटीट्यूड, अब अगर सपोज़ करो पेपर में आपको निमोनिक भी याद आ गया, जैसे आपको याद आ गया कि ये निमोनिक था कुछ तो लड़की पटाने वाला, और क्वेश्चन भी याद आ गया यार, प्री रिक्विजिट्स था, बट ये समझ नहीं आ रहा सीरियस एटीट्यूड से क्या लाइन लिखनी थी। तो वो आपको लाइन भी पता होनी चाहिए कि आपका सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स अ सिस्टम, है ना, कि मतलब जो आपने बनाया है उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि यार ठीक है ना आज फॉलो नहीं करेंगे कल से कर लेंगे, नहीं, आपको आपका सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपको ये जो वर्ड्स है ना ये याद होने चाहिए। उसके बाद आपको इस वर्ड से क्या लाइन लिखनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला निमोनिक हो गया। मैं दोबारा से एक बार निमोनिक रिवाइज करते, आइज क्लोज करके। एक लड़का था जिसका सीरियस एटीट्यूड रहता था,
उसको एक लड़की पसंद आई, उसका टारगेट था कि वो उसकी हो जाए। लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनती थी और टाइमली ट्यूशन आती थी, तो उसने क्लियर डिमार्केशन कर दी और बोला कि ये बंदी मेरी है। दिस वॉज द निमोनिक ऑफ क्वेश्चन प्री रेक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। और ये आपको, अगर आपको चेक करना है, वैसे जो आपका राइट हैंड वाला स्क्रीनशॉट है वो आपका स्टडी मटेरियल का है, पेज नंबर 10.3 लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा निमोनिक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली मैं बताती हूँ, इट्स नॉट अ निमोनिक, ये बस मैंने प्रेजेंट ऐसे किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। देखो, दो टाइप के कंट्रोल स्कीम्स होते हैं बजट में। एक होता है फीड बैक कंट्रोल, एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोमेटो वाला आता है आपके घर पे, तो वो आपको क्या बोलता है, आप फीड बैक दे दीजिए। फीड फॉरवर्ड कभी नहीं बोला उसने, है ना, बोलता है फीड बैक दे दीजिए। फीड बैक मतलब कि जो एक्शन हो चुका है, एक्शन मतलब वो डिलीवरी दे चुका है, उसके बाद वो आपसे वो मांग रहा है, फीडबैक मांग रहा है, तो वो होता है कि एक्शन, मतलब एक्शन लेना इवेंट के बाद, है ना। इवेंट हो चुका है, उसने डिलीवरी कर दी है, उसके बाद वो अपना एक्शन ले रहा है, ठीक है। और एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ये होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। ये पहले होता है, ये पहले किया जाता है, इवेंट से पहले, ठीक है। तो इसका ना ऐसे डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता आज तक आया है, बट अगर आया, जैसे फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के बीच में डिफरेंस आया तो हम कर देंगे। इट्स वेरी इजी ना, 4 पॉइंटर ही आएगा बेसिकली, तो 4 पॉइंटर हम कर देंगे। बट सुनो, अगर सिर्फ इतना आया कि फीडबैक कंट्रोल के बारे में बताओ, तो आप फीडबैक कंट्रोल के पॉइंट्स लिख देना चारों, है ना। फीड फॉरवर्ड के बारे में बताओ तो फीड फॉरवर्ड के वाले पॉइंट्स लिख देना चारों। ऐसे होता है, ऐसे इस जो फॉर्मेट है ना मेरा, इसका निमोनिक इट्स नॉट अ निमोनिक, इट्स अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं। इससे ना क्या होता है, हमें ना दोनों चीज़ें याद रहती है। अभी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है, तो फीड बैक कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट एक्शन कंट्रोल, मतलब एक्शन के बाद वाला कंट्रोल, राइट। एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव कंट्रोल, ओके। फीड बैक कंट्रोल क्या होता है, ईजी एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट। बेसिकली जोमेटो वाले ने बोल दिया कि यार आप हमें ना फीडबैक दे देना, तो सिंपल एंड ईजी है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बट फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट होते हैं। कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट एज इट रिक्वायर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट इज फीडबैक कंट्रोल इसमें क्या होता है, कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट्स को विद बजटेड रिजल्ट्स। एक बजट बनाया, एक एक्चुअल बजट बनाया कि 30 मिनट्स में डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल आया कि 40 मिनट्स में करेंगे, तो वेरिएंस कितना, 10 मिनट्स का वेरिएंस है ना, 10 मिनट्स का वेरिएंस है, वेरी इजी। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स को विद बजटेड रिजल्ट से, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन टू अचीव फ्यूचर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो मतलब अगले डिलीवरी से पिछले डिलीवरी में कुछ नहीं करेंगे मॉडिफिकेशन, अगला जो डिलीवरी होगा ना उसमें कोशिश करेंगे कि 30 मिनट्स के आसपास से डिलीवरी हो। उसके बाद है फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरकास्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या एक्सपेक्टेड है, सपोज करो एक्सपेक्टेड है आपका कि यार देखो 30 मिनट्स तो छोड़ो, 35 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं, है ना। और बजटेड क्या है, बजट हमने 30 मिनट्स का ही बना रखा है, तो एक्सपेक्टेड और बजटेड में डिफरेंस निकाल के क्या करते हैं ये लोग जो 5 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है ना उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, फोरकास्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ फ्यूचर एंड इफ डिफरेंस अराइजेज between expected and budgeted results, control actions are taken to minimize gap. That's it. And the fourth point is feedback control takes corrective action after the event. That is, मैंने अभी बताया कि जो डिलीवरी हो गई जोमेटो वाले की, उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा उसको कहते हैं फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शन बिफोर द इवेंट। ये जो चीज़ें ये करेक्ट करता है चीज़ों को बिफोर इवेंट, अभी घटना घटित नहीं हुई है बट उससे पहले ही किसी चीज़ को करेक्ट करना इज़ फीडबैक कंट्रोल। दैट्स इट। अभी आप ये ऐसे कंपैरिजन में याद करते हैं ना हम लोग, तो वो बहुत इजी से दोनों पॉइंट्स याद होते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी आ सकती हैं कि फीडबैक कंट्रोल तो ये लिखना, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल तो ये लिखना, अगर डिफरेंस आता है तो दोनों लिख देना। दैट्स इट। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन
जैसे फीडबैक कंट्रोल था ना, तो फीडबैक कंट्रोल की मैनेजमेंट रिपोर्ट, फीडबैक कंट्रोल मैनेजमेंट रिपोर्ट, मतलब इसमें ये रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, है ना। तो ये कैसी होनी चाहिए, देखो पहला है इट शुड डिस्क्लोज वैट, जो रिपोर्ट है उसको, उसमें क्या होना चाहिए, वैट डिस्क्लोज होना चाहिए, VAT वैट, और इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली एंड इट शुड बी इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको वो एक क्या होगी, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होगी। अब देखो दोबारा से, इट शुड डिस्क्लोज वैट। व्हाट इज वैट? वैट इज वेरिएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड, accomplishments and responsibility, trends and relationship, that's it। तो अब दोबारा से देखो, it should disclose VAT, VAT। तो VAT इसमें मतलब देखो ऐसे लिखना एग्जाम में साइड में लिखा ही है वैसे तो, जैसे SM में है, बट मैं वैसे बता देती हूँ। देखो फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट, इट शुड डिस्क्लोज वेरिएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, इट शुड डिस्क्लोज accomplishments and responsibilities, it should disclose trends in relationships, it should be extracted properly and it should be in standardized format। तो मतलब ये 5 पॉइंट्स हैं। आपके कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं। इसको ऐसे ही याद करना, पहले 2 पॉइंट्स याद करने, क्या क्या, इट शुड डिस्क्लोज वैट एंड इट शुड बी इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म एंड इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली, दैट्स इट। और ये पेज नंबर 10.5 पर है, स्टडी मटेरियल इज द रेफरेंस, अगर आपको देखना हो तो वहाँ जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है ना, मैंने अभी बताया कि वो कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट होता है ना, मतलब वो कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने की गाइडलाइंस क्या होंगी, उसको इम्प्लीमेंट करने की गाइडलाइंस क्या होंगी? तो जो आंसर है ना, तो मैंने बोला है कि जो मेरा निमोनिक है वो ये है कि जो फीड फॉरवर्ड है ना, वो एक मूवी का नाम है। क्या है? फीड फॉरवर्ड एक मूवी का नाम है। तो इसमें बोला है कि फीड फॉरवर्ड मूवी कैसे चलेगी, तो अगर 3 पॉइंट्स होंगे ना तो चलेगी कैसे? अगर थॉरो प्लानिंग एंड एनालिसिस होगी तो चलेगी, डेटा को असेस करना होगा एंड कलेक्ट करना होगा। और मूवी कब देखने जाओगे आप? जब वो मूवी होगी डैम, DAM, डैम, ऐसा नहीं बोलते हम, डैम मूवी है यार, डैम मूवी है। तो डैम मतलब डायनेमिक एक्शन मॉडल, दैट्स इट। अब एक बार निमोनिक पढ़ती हूँ। मूवी को बनाने से पहले थॉरो प्लानिंग एंड एनालिसिस करना होगा, डेटा को एसेस एंड कलेक्ट करना होगा, मूवी डायनेमिक होनी चाहिए, मूवी में एक्शन होना चाहिए, मूवी में मॉडल होनी चाहिए, डोंट लाफ, मूवी डायनेमिक होनी चाहिए, मूवी में एक्शन होना चाहिए, मूवी में मॉडल होनी चाहिए। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब आप अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको स्टडी मटेरियल का रेफरेंस मिल जाएगा, 10.7 पेज पे आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो पहले पॉइंट से क्या आता है, पहले से आता है थॉरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है डेटा को एसेस एंड कलेक्ट करना होगा, तो इसका है आपका डेटा ऑन इनपुट वेरिएबल्स मस्ट बी रेगुलरली कलेक्टेड, डेटा ऑन इनपुट वेरिएबल्स मस्ट बी रेगुलरली असेस्ड। उसके बाद है एक्शन का बता देती हूँ, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रिक्वायर्स एक्शन। डायनेमिक का है द फीड फॉरवर्ड सिस्टम मस्ट बी केप्ट डायनेमिक। उसके बाद है मॉडल का है, वेयर इज द मॉडल, अ मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉइंट्स, ये हो गया आपका निमोनिक, दैट्स इट, ये इतना ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें देखो जो राइट साइड पे है ना, कमी शॉर्टकमिंग्स, ये वाला निमोनिक है, और जो लेफ्ट साइड पे है ये वाला आपका वो है टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब एग्जाम में ये लिखना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो वहाँ पे एक पैरा फॉर्म में दिया है, वो उसको छोड़ सकते हो, वैसे आप देखना चाहो तो पेज नंबर 10.9 इज़ द रेफरेंस ऑफ स्टडी मटेरियल, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम बता रहे हैं कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ना, उसके क्या तो शॉर्टकमिंग्स हैं और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। शॉर्टकमिंग्स मतलब कमियाँ। तो देखो पहले मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला। शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? तो शॉर्टकमिंग्स हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स, इन्फ्लुएंसेस ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स,
एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव. ये तीनों हैं शॉर्ट कमिंग्स, राइट. अब हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो करेंगे क्लियरली डिफाइन कंपनीज ऑब्जेक्टिव, डेवलप एन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एस्टैब्लिश बजट वैल्यूज फॉर एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये तीन तो कमी हो गई. क्या कि कोऑर्डिनेटेड गोल्स नहीं है. ठीक है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कल किसने देखा है एज इन, है ना, और बजट तो कल के लिए ही बनता है, फ्यूचर के लिए ही बनता है, तो हो सकता है. या फिर शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव, मतलब शॉर्ट रन में तो सब कुछ ठीक होगा बट लॉन्ग रन में नहीं पता क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्जेक्टिव से नहीं भटकना है. ठीक है, या फिर और हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम. मतलब जब हमारे अकाउंट्स ठीक से होंगे ना तो शायद इट विल बी ईजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग बजट, है ना. या फिर क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश बजट वैल्यूज़ फॉर एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, राइट. मतलब एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसका निमोनिक क्या है, निमोनिक क्या है मैं बताती हूँ. कमी दैट इज शॉर्ट कमिंग्स ये है कि कोऑर्डिनेटेड गोल्स पूरे नहीं होते ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, इसलिए शॉर्ट रन में भागना पड़ता है. कमी क्या है, कमी ये है कि जो कोऑर्डिनेटेड गोल्स है ना वो पूरे नहीं होते ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, इसलिए शॉर्ट रन में भागना पड़ता है. अब इम्प्रूव कैसे करेंगे, अब कमी को सुधारने के लिए कैब कर लो, भागो मत ना यार, पैरों को क्यों तकलीफ देना. तो इसके लिए भागो मत, कैब कर लो. CAB कैब, C से कंपनी ऑब्जेक्टिव, A से अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम, B से बजट वैल्यूज. दैट्स इट, बस इतना ही था इसमें. तो दोबारा से निमोनिक पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ पहले. जर्नल शॉर्टकमिंग्स इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम, फिर है हाउ टू इम्प्रूव. ये ना साथ साथ में लिखना होता है दोनों चीज़ें, है ना. तो क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कैसे आएगा, या तो ऐसे आ जाएगा या फिर आएगा बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ऐसे भी आ सकते हैं. तो उसका आंसर क्या होगा, इसका निमोनिक क्या होगा, इसका होगा कमी दैट इज शॉर्ट कमिंग. ये है कि कोऑर्डिनेटेड गोल्स, शॉर्ट कमिंग ये है कि कोऑर्डिनेटेड गोल्स पूरे नहीं होते ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, इसलिए शॉर्ट रन में भागना पड़ता है. इस कमी को सुधारने के लिए क्या कर लो, कैप कर लो. दैट्स इट. नाउ आई थिंक इस चैप्टर 10 का लास्ट निमोनिक यही है. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार आया भी था May 23 में मेरे एग्ज़ाम में, आई थिंक ये आया था क्वेश्चन. तो ये क्या था, देखो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टाफ इन बजट सेटिंग. मतलब क्या, मतलब बेसिकली जो बजटरी कंट्रोल का चैप्टर है ना वो बोलता है कि ना आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो नहीं करनी. टॉप डाउन में क्या होता था, टॉप डाउन में ना जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी वो बजट बना देते थे और नीचे वालों पर जैसे थोप देते थे कि चलो इसको पूरा करो, ठीक है, इसको पूरा करो, सिंपल. बट जब बजटरी कंट्रोल आया उसने बोला कि नहीं, हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे. दैट्स इट. बनाएगी, जो बजट बनाएंगे वो नीचे स्टाफ बनाएगा, बट बाद में अप्रूवल कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा. तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ इन्वॉल्विंग स्टाफ इन बजट सेटिंग. मतलब अगर हम स्टाफ को इन्वॉल्व कर लेंगे अपने बजट सेटिंग में तो वो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो इसका निमोनिक है अबाउट पापा. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हैं ए से एप्रिशिएटेड फॉर द वैल्यू. मतलब देखो, अगर वो जो स्टाफ है अल्टीमेटली उनको ही बजट भी अचीव करना है, बेसिकली उनको भी काम उनको ही काम करना है ना, उन पे ही जिम्मेदारियाँ हैं और उन्होंने ही बजट बनाया. सपोज उन्होंने बोला कि यार हम ना 10,000 यूनिट्स पर डे बनाएंगे, ठीक है, उन्होंने बजट बनाया. अब अगर वो काम ही नहीं करेंगे, वो खुद ही काम करेंगे, है ना, काम तो उनको ही करना है. एक्चुअली 10,000 यूनिट्स जो हैं वो उनको ही प्रोड्यूस करनी है. तो उनको ना को थोड़ा वर्थफुल फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा वाह यार हमने बजट बनाया, हमें ही काम करना है, मतलब तो अप्रिशिएट होगा उनको. ऐसा नहीं लगेगा कि यार ऊपर वाले ने बनाया यार अब तो 10,000 यूनिट बनानी पड़ेगी, नहीं, उनको ऐसा नहीं लगेगा. उनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी. तो क्या होगा, अप्रिशिएटेड फॉर द वैल्यू, दैट इज दे विल फील वर्थफुल. बी से है बेटर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ व्हाट रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड.
सो बेसिकली क्योंकि वही ग्राउंड लेवल पे होते हैं, उनको ही पता है कि कितने रिजल्ट्स अचीव हो पाते हैं। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो बोल देगा यार 50,000 यूनिट्स बनाओ पर डे। उनको नहीं पता कि कितनी बार लाइट जाती है, कितनी बार क्या होता है, कितनी बार डिस्टर्बेंस होता है, कौन सी बेसिक फंक्शनल डिफ़िकल्टीज आती है, उन लोगों को इतना नहीं पता होता, उन लोग को नहीं पता होता। एग्जैक्टली बात यही है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि क्योंकि उनको पता है, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है स्टाफ को, तो वो एक एडवांटेज है। ठीक है। ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ये डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों को मिलेगी, स्टाफ को मिलेगी, तो वो एक अच्छी बात है। यू से है कैनॉट ब्लेम फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ही गोल्स बनाए हैं। सपोज उन्होंने बोला हम 10,000 यूनिट्स पर डे इस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर वो नहीं ऐसा बोलते, तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोज बोलती है यार 50,000 बनाओ, ठीक है, पर डे, तो वो कहते हैं यार ये तो अनरियलिस्टिक है, दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, वी कैन नॉट मेक दिस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स एवरी डे, राइट। तो अभी क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना बजट बनाया, तो वो अनरियलिस्टिक गोल्स के लिए किसी को तो ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते। तो एक एडवांटेज है, क्योंकि वो अपनी, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ABOU टी से है एग्जैक्टली टेक ओनरशिप, उनको ओन करनी पड़ेगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बजट बनाया, तो वो किसी और पर नहीं डाल सकते, टाल सकते कि यार हमने तो नहीं बोला ना, हमने तो नहीं बनाया ना बजट, उन्होंने तो अनरियलिस्टिक गोल्स बनाए। नहीं, आपके अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं थे, आपने खुद ही बनाए हैं और आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। टेक ओनरशिप, ये थे आपके एडवांटेजेस ABOUT। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस है पापा, PAPA। वैसे तो पापा सबके एडवांटेज ही होते हैं, मेरे भी पापा मेरा एडवांटेज ही है, बट निमोनिक में पापा इज़ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो देखो पी से है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो स्टाफ होता है इनके पास एक लिमिटेड नॉलेज होती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल को ऐसे ले सकते हैं कि इनके पास कुछ लिमिटेड नॉलेज होती है। जो देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो टॉप है ना, उनको तो ज़्यादा नॉलेज होती है। तो क्योंकि ये बजट बनाते हैं, तो बजट बनाते टाइम इनके पास थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की लैकिंग तो होती है। ठीक है, फिर ए से है आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द प्रपोज बजट। अब देखो क्या होता है, ये क्या करते हैं ना, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं बजट को। कैसे, मैं बताती हूँ। सपोज हमने बोला कि हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, ठीक है, बाहर से। वैसे तो वो 100 रुपये में परचेज़ हो जाता था, ठीक है, बट इन्होंने बजट बनाया कि देखो 120 तक परचेज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये तो यार वैसे ही जो परचेज़ डिपार्टमेंट होगा वो वैसे ही बाहर तो 100 का ही मिल रहा है, तो वो 110 में लाएगा और दिखा देगा, देखो बजट तो 120 का था, मैं तो 110 में ले आया, मैं तो सस्ता ले आया, अब मुझे तुम बोनस दो। बट ये सोचो ना कि जो 120 वाली फिगर थी वो तो ऑलरेडी आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करी हुई थी, स्टाफ ने की हुई थी ना, क्योंकि उनको ही आगे काम करना है, उनको ही आगे बोनस लेना है, तो उन्होंने खुद ही अपनी आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की हुई थी फिगर्स। इसलिए अब वो तो प्रॉब्लम है, वो तो डिसएडवांटेज हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्सनालिटी ट्रेड्स। नेक्स्ट पी है पर्सनालिटी ट्रेड्स। अब देखो, अगर अब स्टाफ में तो बहुत लोग होंगे, ठीक है, हम ऑब्वियसली सबको तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे बजट सेटिंग में, बट हम जिनको भी इन्वॉल्व करेंगे उनकी भी पर्सनालिटी डिफरेंस होगी। कैसे? एक बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, वो कहेगा यार 12,000 तो मैं बना लेंगे। एक बंदा हम जैसा है, वो कहेगा लीन बैक, वो कहेगा यार सुन 5,000 से ज़्यादा तो नहीं बनेंगे एक दिन में। तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स काफ़ी, मतलब ऐसे तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 ओपिनियंस आ रहे हैं, बट ऐसे कुछ चीज़ों में तो बहुत ओपिनियंस आ सकते हैं, तो वहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स आ सकता है। नेक्स्ट है PAPA, लास्ट वाला ए है कैन कंज्यूम टाइम आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। मतलब वो अपने आपस में आर्ग्यू करने में इतना टाइम लगा देंगे, मतलब एक फिगर पे आने में ही इतना टाइम लगा देंगे। सपोज यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो वो उस यूनिट पे आने में ही इतना टाइम लगा देंगे, तो दैट विल लेड टू, मतलब वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर के सारे निमोनिक्स ख़त्म हो चुके हैं। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। चैप्टर 10 इज़ ओवर। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।